नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रमोशन में रिजर्वेशन कैसे आया, कब से आया, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। प्रमोशन में रिजर्वेशंस पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था और सबसे पहले इसको एक गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 8/3/1973 उसके जरिए लागू किया गया। फिर 1974 में एक एनेक्स जियो आया। उसमें कहा गया कि पहले तो जो 1973 का गवर्नमेंट ऑर्डर था उसमें ये था कि जो प्रमोशन के लिए जो मेरिट होती है यानी एग्ज़ाम के थ्रू जो प्रमोशंस होते हैं उसमें रिजर्वेशन दिया गया SC ST को। और इसके बाद जो 1974 का जो गवर्नमेंट ऑर्डर आया उसमें कहा गया कि जो सीनियरिटी वाइज जो प्रमोट होते हैं उसमें भी रिजर्वेशन होगा। इसके बाद आपको पता है कि रिजर्वेशन OBC के लिए सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर साहब ने बिहार में लागू किया था। उसको देखकर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1976 में एक कमीशन बनाया था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के चेयरमैनशिप में, जिसमें उनसे कहा गया था कि वो OBC के पिछड़ेपन के बारे में पता करें और उस पर अपनी सिफारिशें दें। तो मंडल कमीशन ने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट में उन्होंने प्रमोशन में भी रिजर्वेशन की बात OBCs के लिए कही थी। लेकिन जब 1989 में 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो सरकार ने सरकारी नौकरियों में तो रिजर्वेशन की बात मान ली थी, लेकिन प्रमोशन में जो रिजर्वेशन उस समय उसको क्लॉज को लागू नहीं किया था। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का फैसला जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, तो 9 जजेस बेंच ने इसको भी एक इशू बनाया कि क्या प्रमोशन में रिजर्वेशन हो सकता है या नहीं। हालांकि उस समय जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने इसको अपोज किया, इसको इशू बनाने का, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब गवर्नमेंट ने प्रमोशन में रिजर्वेशन के क्लॉज को लागू ही नहीं किया है तो इस इशू को एड्रेस करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कोर्ट का ये कहना था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, कि वो इस इशू को डिसाइड करना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कुल मिला के लागू नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी कोर्ट ने एक इशू बना लिया अपने यहाँ एक और उस इशू को डिसाइड किया और ये कहा कि नहीं, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं हो सकता। और जिस जिस फील्ड में या जहाँ पे रिजर्वेशन में प्रमोशन गवर्नमेंट ऑर्डर के जरिए चल रहे हैं वो अगले 5 साल तक लागू रहेंगे। और गवर्नमेंट चाहे तो इस पे एक लेजिस्लेचर चाहे तो कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर इस पे लॉ बना सकती है। इसके बाद फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रमोशन में रिजर्वेशन का प्रावधान किया और उसमें जोड़ा आर्टिकल 16(4)(a), ताकि मंडल कमीशन के हिसाब से, जैसे कि उन्होंने कहा था वो चाहे तो लॉ बना सकते हैं, तो 4A इसमें जोड़ा गया और ये जोड़ा गया 77th अमेंडमेंट से 1995 में। उसके पहले एक एक्ट आ गया था, रिजर्वेशन एक्ट, आपको पता ही है। उस रिजर्वेशन एक्ट में भी जो OBCs के लिए वहाँ पे भी रिजर्वेशन एक्ट आ गया था 1994 का, जिसमें कहा गया था कि सब क्लॉज 3(7) था, कि जिसमें कहा गया था कि जो भी रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑर्डर्स के जरिए चल रहे हैं वो तब तक लागू रहेंगे जब तक कि उनके ऊपर रोक न लगाई जाए या उनको उन गवर्नमेंट ऑर्डर्स को रिमूव न किया जाए, रिपील न किया जाए। 16(4) में प्रमोशन में रिजर्वेशन तो दे दिया, लेकिन क्या है कि जो सीनियरिटी का प्रॉब्लम था, सीनियरिटी नहीं दी जाती थी।
सपोज़ कि जो लोग सीनियर सपोज़ कि कोई एससी कैंडिडेट है, वो रिज़र्वेशन की मतलब रिज़र्वेशन के ज़रिए प्रमोट हो गया, तो उसके जो 2 सीनियर हैं, अगर वो 3 साल बाद अगर अपनी रेगुलर वे में प्रमोट होते हैं, तो वो दोबारा से नेक्स्ट कैडर में जहाँ वो अपनी सीनियरिटी रीगेन कर लेंगे, वो दोबारा उस एससी कैंडिडेट जो 3 साल पहले प्रमोट हुआ था, उससे वो फिर सीनियर हो जाएँगे। उसमें दिक्कत क्या होती थी कि बाद में फिर जब सीनियरिटी के ग्राउंड पे प्रमोशन होना होता था, तो फिर जो है कि एससी की जो कैंडिडेट उसका क्लेम रखा रह जाता है, क्योंकि वो अपनी सीनियरिटी रिगेन, उसकी सीनियरिटी जैसे ही दूसरे उसके सीनियर्स जनरल कास्ट के जो आते थे उसके पास, वो अपनी सीनियरिटी रिगेन कर लेते और वो दोबारा से जूनियर हो जाता था। इसको कहा गया कैचअप रूल। ये एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में ये सब मामला गया, तो वहाँ पे अजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये कैचअप रूल है। और ये मतलब उन्होंने कहा कि जनरल कास्ट को इसकी वजह से आपको रिजर्वेशन मिला है, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से जनरल कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और इसलिए उन्होंने कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया कैचअप रूल। कैचअप रूल यही कि आप अपनी सीनियरिटी रीगेन कर लेंगे। अब इसके लिए फिर लेजिस्लेचर ने 85th अमेंडमेंट किया 2001 में, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं, जब आप कोई भी एससी कैंडिडेट प्रमोशन पाएगा रिजर्वेशन के थ्रू, तो वो अपनी कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी भी रिगेन करेगा। अब आपको पता है, जो रिजर्वेशन में प्रमोशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, नागराज वर्सेस एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उनके केस में वहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि इस सेक्शन 4A जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको चैलेंज किया गया था उसे, तो उन्होंने क्या किया कि उसको ये तो बोला उन्होंने कि हाँ 16(4)A की उन्होंने इस अमेंडमेंट को जो है अपहोल्ड कर दिया, और ये कहा कि ठीक है, ये अमेंड कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है, बट उन्होंने 3 राइडर्स लगा दिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट प्रमोशन देना चाहती है एससी एसटी को, और प्रमोशन में रिजर्वेशन देना चाहती है, तो उसे पहला तो क्रीमी लेयर प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसने 3 राइडर्स लगाए। कौन से? पहला, उसने डेटा कलेक्ट करना होगा बैकवर्डनेस ऑफ क्लास पे, यानी एससी एसटी अभी भी बैकवर्ड हैं या नहीं है। सेकंड, इनएडुकेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, सर्विसेज में उनका रिप्रेजेंटेशन पर्याप्त है या नहीं है, इस पे डेटा कलेक्ट करना होगा। तीसरा, जनरल एफिशिएंसी ऑफ सर्विस वुड नॉट बी इफेक्टेड, मतलब कि उनको रिजर्वेशन देने से जो जनरल एफिशिएंसी है सर्विस की, वो इफेक्टेड नहीं होगी। इस पे आपको डेटा कलेक्ट करना होगा। तो एक तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल कर दिया कोर्ट ने। इसके बाद कर्नाटक ने क्या किया कि उन्होंने इसी मतलब जो 4A का सहारा लेकर कर्नाटक ने, उन्होंने 2002 में उन्होंने एक रोस्टर पॉइंट प्रमोटीज को कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी दे दी। अब ये जो एक्ट था, जो जिस एक्ट के जरिए दी थी, उस एक्ट को इन्होंने, एक BK पवित्रा थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका असेंबली के इस लेजिस्लेशन को ये कह के इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया कि उन्होंने वो जो 3 पैरामीटर्स एम नागराज के केस में कोर्ट ने बनाए थे, उस पर उन्होंने डेटा कलेक्ट नहीं किया, और ये कहते हुए उन्होंने कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी देने वाले एक्ट को खारिज कर दिया, उन्होंने मतलब क्वेश कर दिया।
इसके बाद कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक रत्न प्रभा कमेटी बनाई। उसमें उन्होंने कहा कि वो SC ST की बैकवर्डनेस पे, सिविल सर्विसेज में उनके एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन पे और रिजर्वेशन से जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पे जो इम्पैक्ट जो भी पड़ने वाला पड़ता है उस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद स्टेट असेंबली ने, कर्नाटका की स्टेट असेंबली ने कर्नाटका एक्सटेंशन ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी टू गवर्नमेंट सर्वेंट प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन बिल 2017 ये पास कर दिया। और उन्होंने सीनियोरिटी जो है कि जो लोग रोस्टर से या जो SC ST जो प्रमोट होंगे उनको कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी उन्होंने इससे फिर से दे दी। इसको फिर कोर्ट में चैलेंज किया गया BK पवित्रा सेकंड केस में। इसका जजमेंट अभी हाल ही में आया, 1 साल पहले आया है और ये बहुत ही शानदार जजमेंट है। इसमें कोर्ट ने इस एक्ट को अपहोल्ड कर दिया और कहा कि SC ST बैकवर्ड है, इस पर कोई डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लार्जर बेंच 9 जजेस बेंच जो है इंदिरा स्वाने की ऑलरेडी वो कह चुकी है कि चूंकि SC ST इनको जो रिजर्वेशन है ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से जोड़ा गया था और इसके पीछे पूरी हिस्ट्री है, उनकी बैकवर्डनेस को देखते हुए जोड़ा गया, तो इसके लिए कोई डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है ही नहीं। वो SC ST हैं और वो बैकवर्ड हैं। इसको जर्नैल सिंह के केस में कहा कि ये जो M नागराज का केस का जो ये पॉइंट है कि वो इस पे बैकवर्डनेस पे डेटा कलेक्ट करे, ये बैड इन लॉ है। अब उसमें उन्होंने कहा कि उनकी जो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने SC ST को उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में रिजर्वेशन दिया जा सकता है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इफिशियंसी पे बात की, कहा कि जैसे इफिशियंसी इफेक्टेड नहीं होगी। इफिशियंसी पे उन्होंने कहा कि इफिशियंसी, व्हाट इज द मीन ऑफ इफिशियंसी? इफिशियंसी का क्या मतलब है कि जिसके मार्क्स ज़्यादा आ गए वो इफिशियंट है, कट ऑफ लेवल से ज़्यादा मार्क्स आ गए वो इफिशियंट है, जिसके कट ऑफ लेवल से कम आ गए वो कम इफिशियंट है। ये कुछ उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है। बात यह है कि जो सर्विस में आने के बाद आप कैसा रिजल्ट दे रहे हो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कई जगह आपने देखा होगा कि कई बार क्या है कि बहुत सारे क्षेत्रों में जब बहुत सारे एक सफिशिएंट नंबर आप ऑफ कैंडिडेट आपको नहीं मिल पाते हैं तो आप क्या करते हो, तो कट ऑफ को कम करते जाते हो। ये स्कूल कॉलेजेस में भी होता है, सर्विसेज में भी होता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप लेस मेरिटोरियस लोगों को आप ले रहे हो। बात ये है कि हमको एक क्राइटेरिया, एक उन्होंने एक नॉर्मली बनाया गया कि हमको सिलेक्शन कैसे करना है। एक ये सिलेक्शन का मेथड है हमारा कि हाँ आपको एग्ज़ाम लेंगे, सबके लिए एक जैसा एग्ज़ाम लेंगे और उस पर एक मेरिट बनाएंगे और जिसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे वहाँ पे हम कट ऑफ कर देंगे कि एक, ताकि हमको, क्योंकि हमको भाई 30 सीटें ही लेनी है तो हमको जो ऊपर से 30 कैंडिडेट जिसके सबसे ज़्यादा 30 मार्क्स हो, ऊपर जो सबसे ज़्यादा 30 कैंडिडेट जिनके पास सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे हमको सेलेक्ट करने, ये एक मेथड ऑफ सिलेक्शन है। लेकिन इसमें भी कोर्ट ने कहा इसमें भी कई चीज़ें होती हैं। जो कैंडिडेट्स हैं उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, उनके पास रिसोर्सेज कितने थे, वो कोचिंग कर सकते थे, वो बहुत सारी बुक्स खरीद सकते थे, वो डिफरेंट लोगों से बातचीत कर, मतलब वो उनके पास बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ सकते थे। एक होता है सोशल, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपके पास कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आपके पास कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं, आपको पता है कि ये चीज़ कहाँ से मिलेगी, हम कौन से इंस्टीट्यूशंस में मिल सकते हैं, या फिर कौन सी जॉब्स कब निकल रही हैं और हम उन जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई, आपको गाइडेंस कैसी मिल रही है, ये सब एक वो क्लास होता है। तो ये क्राइटेरिया, ये 2 क्राइटेरिया जो है ना, वो आपको आप किस माहौल में पैदा हुए हैं वहाँ मिलती है, उससे सारा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। एक होता है हार्ड वर्क तो सबके लिए बराबर है, क्योंकि आपको भी करना है, जनरल कैटेगरी को भी करना है, OBC को भी करना है, SC को भी करना है। लेकिन उसकी जिसके पास ये पहले दो क्राइटेरिया, जो पहले 2 चीज़ें नहीं होंगी वो फिर पिछड़ जाता है, तो आप उसको लेस मेरिटोरियस नहीं कह सकते। कोर्ट का ये कहना था।
तो उन्होंने कहा कि हमारा जो लेस मेरिटोरियस कहने का हमारा जो क्राइटेरिया बना है ना, वो खुद ही कोई, इसको कहते हैं कि फुल प्रूफ नहीं है। बहुत अच्छा जजमेंट है। और इसमें उन्होंने कहा कि मेरिट के बारे में बहुत, आप देखिए, मेरिट केवल मार्क्स के ग्राउंड पे नहीं हो सकता, आप परफॉर्म कैसा करते हैं, और इस तरह का कोई भी डेटा किसी भी सरकार के पास नहीं है कि जो लोग रिजर्वेशन कैटेगरी से आए हैं उनका परफॉर्मेंस पुअर रहा है इन कंपैरिजन टू जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की। अब इस पे क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने उस समय जब उन्होंने पहले वाले एक्ट को क्वेश्चन किया था, तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो लोग भी उस 2002 के एक्ट के परसुएंस में जो लोग प्रमोट हुए हैं उन सबको डिमोट कर दिया जाए। बाद में नहीं किया तो कंटेम्प्ट फाइल हुई, उसके प्रेशर में आके गवर्नमेंट को उन सारे लोगों को डिमोट करना पड़ा। डिमोट करने के बाद जब बीके पवित्रा सेकंड वाला जजमेंट अपहोल्ड हो गया, तब कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि अब हम इन सभी लोगों को प्रमोट करेंगे, इन सब लोगों को। अब इसको प्रमोट करने के लिए ये कहा कि भाई अब सीट्स कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम उस पोस्ट को एक मतलब उन्होंने कहा कि हम इन सभी लोग को प्रमोट करेंगे, सभी लोग उस पोस्ट को होल्ड करेंगे जो डिमोशन से पहले होल्ड कर रहे थे, और इसके लिए हम सुपर न्यूमररी पोस्ट क्रिएट की जाएंगी। सुपर न्यूमररी पोस्ट क्या होती है, इनको एक क्या कहते हैं, शेडो पोस्ट कहते हैं। ये मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी नहीं करती और इनको वर्क भी असाइन नहीं होता, लेकिन इनको उस पोस्ट की सैलरी दी जाती है, वो पोस्ट का नाम दिया जाता है, और जब भी रेगुलर वैकेंसी अराइज होंगी तो इनको इस पे रेगुलर पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने कहा कि चूंकि हमने इनको डिमोट करके इनके साथ अन्याय किया था, इसलिए उस अन्याय को हम दूर करने के लिए हम इनको दोबारा से सीनियरिटी देंगे। अब ये तो उन्होंने, भाई कर्नाटका गवर्नमेंट ने तो क्या किया कि अपनी गलतियों को सुधार लिया। अब सिमिलर इसी तरह का मामला उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश में जो 16(4)(a) का सहारा लेकर यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया कि यूपी गवर्नमेंट सर्वेंट सीनियरिटी रूल्स 1991 ये थे, उसमें 2002 में मायावती गवर्नमेंट थी, बीजेपी के साथ मिलकर उनकी गवर्नमेंट बनी हुई थी। तो उस समय 98 सीट्स थी इनके पास, तो मायावती जी उस समय चीफ मिनिस्टर थी, तो बीएसपी और बीजेपी की गवर्नमेंट थी। उन्होंने 2002 में फर्स्ट अमेंडमेंट किया उसमें, और उसमें रूल 8A जोड़ा। इसमें कहा गया कि SC ST को जब रिजर्वेशन या रोस्टर की वजह से प्रमोशन मिलेगा तो उनको कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी भी मिलेगी। अब बीच में क्या हुआ कि मायावती जी बीएसपी का और बीजेपी का गठबंधन बीच में टूट गया और चल नहीं पाया। इसके बाद मुलायम सिंह यादव जी ने बीएसपी के कुछ टूटे हुए विधायकों के साथ मिलकर सरकार बना ली, और ये सरकार अगस्त 2003 से, मतलब मायावती जी 2003 में रिजाइन कर गई, 2003 से 2007 तक चली। जब मुलायम सिंह यादव जब सीएम बने तो उन्होंने क्या किया कि 2005 में ये जो सेकंड अमेंडमेंट करके जो मायावती जी ने जो प्रमोटेड SC ST कैंडिडेट को जो सीनियरिटी दी थी, वो रूल उन्होंने खत्म कर दिया, यानी जो 8A जोड़ा था उस 8A को रिमूव कर दिया सेकंड अमेंडमेंट करके। 2007 में बीएसपी फिर सत्ता में आई और उसने फिर उसमें थर्ड अमेंडमेंट किया और फर्स्ट अमेंडमेंट को यानी रिस्टोर कर दिया, यानी कि जो SC ST कैंडिडेट जो प्रमोशन में मतलब रिजर्वेशन के थ्रू प्रमोट होंगे उनको सीनियरिटी मिलेगी। अब ये चैलेंज हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की जब इलाहाबाद बेंच के सामने हुआ तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की इलाहाबाद प्रिंसिपल बेंच ने पिटीशन को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, रूल बिल्कुल ठीक है। फिर यही चैलेंज हुआ फिर लखनऊ बेंच के सामने। हालांकि जब एक बेंच खारिज कर चुकी है तो दूसरी बेंच एक है, जुडिशियल प्रॉपर्टी है कि दूसरी बेंच सेम मैटर्स को नहीं देख सकती, उसको लार्जर बेंच को रेफर करना चाहिए। बट लखनऊ बेंच ने ये कहते हुए इसको इंटरटेन कर लिया कि उसमें एक पर्टिकुलर ग्राउंड है जो उस वहाँ पे नहीं लिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस रूल को क्वेश्चन कर दिया, ये कहते हुए कि इस रूल को जब इन्होंने बनाया तो इसके लिए कोई डेटा एम नागराज के परसुएंस में, एम नागराज के केस में जो राइडर बनाए गए थे उसके परसुएंस में कोई डेटा नहीं कलेक्ट किया कि SC ST बैकवर्ड है इनकी जो है कि, और इनकी मतलब इनका एडमिनिस्ट्रेशन में इनका रिप्रेजेंटेशन का में इस पे डेटा नहीं कलेक्ट किया गया। तो इसलिए जो है कि ये रूल ही गलत है। तो उन्होंने इस रूल को क्वेश्चन कर दिया। अब इस रूल को क्वेश्चन करने का उन्होंने ये कहा कि जो पिछले गवर्नमेंट ऑर्डर से जिनको प्रमोशन मिले थे वो भी गलत थे, 1972 और 73 और 74 के जो गवर्नमेंट ऑर्डर से। उन्होंने कहा कि इसके पीछे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटिटी नहीं थी, कोई क्लॉज नहीं था जिससे कर सकते थे। उन्होंने इसके अलावा जो रिजर्वेशन एक्ट 1994 का है उसका सब क्लॉज जो 37 है उसको भी क्वेश्चन कर दिया कि जो है कि वो गवर्नमेंट ऑर्डर कंटिन्यू रहेंगे आगे तक, जो है कि जिससे प्रमोशन मिल रहा है उसको भी क्वेश्चन कर दिया। और ये कहा कि ठीक है, जिनको गवर्नमेंट ऑर्डर के जरिए, जिनको पुराने गवर्नमेंट ऑर्डर के जरिए प्रमोशन मिल गया उनको अब डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा अब, लेकिन हाँ आगे इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन जिनको ये जो सीनियरिटी रूल्स में जो इन्होंने अमेंडमेंट किया था उसके जरिए जिनको फ़ायदा मिला है 8A के जरिए, सीनियरिटी रूल में 8A के जरिए, वो सारे लोग, उन पे ये लागू होगा। अब वो सारे लोगों को डिमोशन हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग जो हैं इस ऑर्डर के परसुएंस में उनका डिमोशन हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और पावर कॉरपोरेशन वर्सेस राजेश कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड भी कर दिया। अब सारे वो एम्प्लॉयज़ जो 8A रूल 8A के परसुएंस में जो प्रमोट हुए थे, जिनको सीनियरिटी मिली थी, वो सब डिमोट हो गए। अब जब ये BK पवित्रा वाला जजमेंट आया तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने तो अपने एम्प्लॉयज़ को कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी दे दी, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने नहीं दी। मेरा अपना मानना है कि कोई भी जजमेंट जो है वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होना चाहिए, क्योंकि उन एम्प्लॉयज़ की उसमें कोई गलती नहीं थी जो रूल 8A के का फ़ायदा लेकर या वो प्रमोट हुए थे। एक संसद ने एक कानून पास किया था, उसके परसुएंस में एक यूपी गवर्नमेंट लोग की मतलब सरकार, एक चुनी हुई सरकार ने कानून बनाया था और एक नीचे के तबके को ऊपर उठाने के लिए एक तरीका अपनाया था। और इसके बाद उसको ये कह के क्वेश्चन कर देना, हालांकि जो है कि एम नागराज के केस में उन्होंने राइडर बना दिया था, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये इसको अगर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जाता तो बेहतर होता। क्योंकि आज जबकि ये कहा गया कि बैकवर्डनेस के लिए डेटा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बैकवर्डनेस के लिए डेटा कलेक्ट नहीं किया जा सकता SC ST के केस में, क्योंकि ये 9 जजेस बेंच के जजमेंट के अगेंस्ट है। उनका नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन ये देखा जाना चाहिए। मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों पे एक राइडर लगाना एक तरीके से ना, जिसको कहते हैं कि हम राइडर हम लगाएंगे तो हम सोशल क्लास को, जो हमारा बैकवर्ड क्लास है, उसको आगे नहीं ला पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों पे गौर किया जाना चाहिए। और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी, मुझे लगता है कि इसमें यूपी गवर्नमेंट को भी सीधे डिमोशन करने के बजाय, जैसे कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने रत्न प्रभा कमेटी बनाई थी, उसी तरह से यूपी गवर्नमेंट को भी बनानी चाहिए थी,
लेकिन इस पे कर्नाटका में काम हुआ, यूपी में कोई काम नहीं हुआ। कर्नाटका ने अपने लोगों को, अपने यहाँ के जो बैकवर्ड क्लास को, अपने यहाँ के पिछड़े हुए तबकों को न्याय दिलाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए जी भर के प्रयास किया, जो हमें लगता है कि शायद यूपी में भी होना चाहिए था और नहीं हो पाया। और हम समझते हैं कि आगे आने वाली सरकारें इस पे ज़रूर ध्यान देंगी और सभी के साथ सभी और समाज के सभी पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नमस्कार।